मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब। हसन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हसन साहब, 14 तारीख, दिन कम बचे हैं, दूसरे चरण पर आएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ और उसमें वोटिंग परसेंटेज का कम होना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, अर्बन एरियाज में वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हुई है, लेकिन रूरल में तो बहुत हुई है। और जो भी वोटिंग परसेंटेज हुई है उसमें 80% गठबंधन को वोटिंग किया गया है। मुझसे बेहतर तो आप जानते हो इस बात को। एक पूरा तूफान सा है गठबंधन का। तो वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत से लोग बीजेपी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनको भी अब ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने भी अपनी वोटिंग नहीं करी कि अब जुमलेबाजियों से, फालतू के नारों से, सांप्रदायिक तनाव से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर वोटिंग परसेंट ज़्यादा हो तो इसका मतलब सरकार के खिलाफ नाराज़गी है, कम हो तो मामला बहुत गंभीर नहीं है। ये तो रिजल्ट आने पे आपको एहसास होगा कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम हुई है तो उसकी वजहें क्या हैं। हम इस बात को जानते हैं कि लाइक माइंडेड सेकुलर लोग, हिंदू मुसलमान सब इस वक्त गठबंधन के साथ गए और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोलिंग करी है। ये जो 55 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इसमें 78 जो कैंडिडेट्स हैं वो मुस्लिम हैं। कहा जा रहा है कि इसमें से कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा चुनौती ज़्यादा हो सकती है? ओवैसी साहब की पार्टी भी मौजूद है। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर मुस्लिम्स के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मुस्लिम्स तो इस कदर परेशान हैं, वो अपना वोट बांटना नहीं चाहते। पर 3 कैंडिडेट होंगे तो बटेगा। मामूली अगर 100, 200, 400 वोट बढ़ गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम मुसलमान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कारीगर तबके का हो, वो सब लोग बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी को हटाना चाहते हैं। ओवैसी साहब के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबके सामने है। क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? देखिए, एक आम भावना ये है कि बिहार के अंदर सरकार उनकी वजह से नहीं बनी, और अगर वो जीतने के लिए या सरकार, उन्होंने जितने कैंडिडेट खड़े करे हैं वो सरकार तो बना नहीं सकते। बीजेपी के खिलाफ सरकार कौन बना सकता है? बीजेपी के खिलाफ तो सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन ही बना सकता है। ओवैसी साहब तो नहीं बना सकते, तो उनको वोट देके क्यों वोट जाया करें इंसान? साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों के मुद्दे जब जब होते हैं तो उठाने वाले वही नेता हैं। और ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो हिजाब का मुद्दा खास तौर से उठा और जिसने प्रखर होकर के, मुखर होकर के बात ओवैसी साहब ने की, उतना कोई और नेता दिखाई नहीं दिया। क्यों? गालिबन आपने मेरा इंटरव्यू नहीं सुना होगा। कोई भी मुस्लिम नेता इस वक्त ऐसा नहीं है जो इस माहौल के खिलाफ बात ना कर रहा हो। जिस तरह से हिजाब का माहौल इन्होंने बनाया, क्योंकि ये पार्टी चाहती है कि वोट कैसे पोलराइज करें, किस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा करके वोट ले लें। वही एक चाल थी कि हिजाब ले आए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, और मेरे पास कितने मेरे हिंदू भाइयों के फ़ोन आए और उन्होंने ये कहा कि सांसद जी, अब ये बहुत हो चुका, ये हिंदू मुसलमान आखिर कब तक? हमें तो विकास चाहिए, हमें तो रोज़गार चाहिए, हमें तो अपने इलाज चाहिए। मजदूर के लिए जो परेशानियां हुई हैं, सबको मालूम है कोरोना में क्या हुआ है, कोरोना का मैनेजमेंट में किस कदम मिसमैनेजमेंट हुआ है, और अपनी पीठ थपथपा दें वैक्सीन से। अरे वैक्सीन तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हसन साहब, लेकिन सवाल अभी इस वक्त जो पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है वो हिजाब को लेकर छिड़ा हुआ है, और अब ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी के वहाँ के विधायक हैं उडुपी के, वो कह रहे हैं कि इसमें इंटरनेशनल साजिश है। पाकिस्तान में बाकायदा इस साजिश को रचा गया। 12 लड़कियों को बाकायदा यहाँ पर जिहाद की ट्रेनिंग दी गई और उसमें से वो 6 लड़कियाँ जाकर के स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही। मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है, क्योंकि कोई भी सुपर पावर ये नहीं चाहती कि हमारा मुल्क
अजीम ताकत बन जाए, महाशक्ति बन जाए। और हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इसके रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा कर दो। हिजाब तो 1000 साल से लोग पहन रहे हैं, कभी तो कोई समस्या हुई नहीं, ये इलेक्शन के टाइम हुई। अब इन्होंने ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा कर दें और हिंदुस्तान को कमज़ोर कर दें। जो लोग इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हिजाब का, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। नहीं, लेकिन उनका कहना ये है कि ये ड्रेस कोड नहीं है, स्कूल के कोड में, ड्रेस कोड में जब ये शामिल नहीं है तो हिजाब पहनने की क्या जरूरत है फिर? अगर वो हिजाब के पीछे ड्रेस पहने हुए हैं, कल को आप कह देंगे कि हमारे सरदार भाई पगड़ी ना लगाएं, दाढ़ी भी हम लोग मुंडवा दें। आपने ड्रेस कोड की बात करके आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? यहाँ तो और भी कम्युनिटीज़ हैं। आपने देखा नहीं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर कितने लोग अजीबोगरीब पोशाक में आते हैं, किसी को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। कोई गेरुआ कपड़े पहन के आता है, कोई पगड़ी बांध के आता है, कोई कुछ आता है। ये तो इंसान की अपनी फ्रीडम है जो हमारे पार्लियामेंट, हसन साहब, पार्लियामेंट और स्कूल में अंतर है। स्कूल में कोशिश ये की जाती है अमीर गरीब ना दिखे, कोई किसी धर्म का ना दिखे, इसलिए एक यूनिफॉर्म बनाई गई है। उस यूनिफॉर्म में जब आप एक मजहब को लेकर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक भेदभाव खड़ा होता है, लगता है अच्छा ये इस धर्म से और ये इस धर्म से, इसलिए कोशिश की जाती है कि यूनिफॉर्म रहे। तो क्या आपके हिसाब से सरदार भाइयों को पगड़ी भी उतार देनी चाहिए? वो भी तो अलग मुख्तलिफ धर्म है। जब हमारे कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हम अपने मजहब को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं और इसे प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, तो ये मुद्दा, ये 75 साल आज़ादी को हो गए, ये मुद्दा आप क्यों उठाएं? क्या होता नहीं आया है? क्या लोग हिजाब पहनते नहीं हैं? 1000 साल से पहन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज करना, राजनीतिकरण करना और देश को कमज़ोर करना, इसके दो मकसद। और हसन साहब, कहा यह भी जा रहा है कि उन लड़कियों की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर से पहले वो हिजाब नहीं पहनती थी, दिसंबर के बाद उन्होंने पहनना शुरू किया और इसी वजह से सरकार इंटेलिजेंस जांच करा रही है, होम मिनिस्ट्री जांच करा रही है इसमें। अब देखिए, कहने को तो ये पता नहीं क्या क्या कह देंगे, जांच में क्या आ जाएगा ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मुझे आप बताइए, अपने दिल से पूछिए, क्या हिजाब पहन के बच्चे स्कूल जाते नहीं थे? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? हिजाब पहन के तो बरसों से जा रहे हैं, एक सदियों से जा रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? देखिए, अभी तो ये मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर 10 तारीख के बाद आपकी सरकार आई तो यूपी में हिजाब को लेकर के क्या आपकी सरकार कोई कानून लाएगी? देखिए, हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि कानून की हिफाजत हो, कानून ने जो राइट्स दिए हैं यहाँ के सिविलियंस को, उसकी हिफाजत हो। उसकी हिफाजत के लिए हमारी सरकार जो कुछ भी कर सकती है वो करेगी। तो आप ये भरोसा दिला रहे हैं लोगों को कि हिजाब को लेकर के कोई कानून लेकर आएंगे आप? हमारे यहाँ तो फ्री है, हमें कानून लाने की ज़रूरत कब है? हम कोई पाबंदी थोड़ी लगा रहे हैं हिजाब के ऊपर, हमारे यहाँ तो सब फ्री हैं। हसन साहब, जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है इस वक्त, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि अब इसे सीए एनआरसी की तर्ज पर सड़कों पे उतरा जाएगा, शाहीन बाग की तरफ बढ़ा जाएगा। इसे क्या एक दूसरे पक्ष के तौर पर नहीं देखा जाए कि कुछ लोग इसके जरिए देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी जड़ क्या है? किसने शुरुआत करी है? ये सवाल उनसे करिए कि उनका मकसद क्या है। मैंने अभी आपसे कहा कि हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा करना, देश को कमज़ोर करना, ये इंटरनेशनल साजिश है। और वो लोग जो कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं और उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि देश भर में इसको लेकर के आंदोलन हो? वो लोग जो बात कह रहे हैं कि हमें फिर से शाहीन बाग की तरफ जाएंगे, क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, पीसफुल आंदोलन सबका राइट है। अगर पीसफुल आंदोलन होता है, और ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम बच्चे कर रहे हैं, जेएनयू की हिंदू लड़कियां, हिंदू बहनें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी हैं। इसको आप लोग हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, ये डेमोक्रेटिक राइट में बांटिए कि डेमोक्रेटिक राइट हमारे क्यों ख़त्म किए जा रहे हैं। पर डेमोक्रेटिक राइट तो कहीं खत्म नहीं हो रहा है हसन साहब। किसी ने नहीं कहा कि आप घर में ये मत पहनिए, किसी ने नहीं कहा कि आप सड़क पे मत पहनिए। ये एक स्कूल की बात हो रही है। अगर उस स्कूल ने अपना कोई कानून बना रखा है, कोई नियम बना रखा है, ये बात तो सिर्फ वहीं तक है।
ये बात कोई किसी को ये तो नहीं कहा जा रहा कि आप इस देश में हिजाब नहीं पहन सकते? क्या उस स्कूल में इससे पहले हिजाब पहन के बच्चे नहीं आते थे? कानून तो पहले से भी उन्होंने बना साहब, रखा। यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे- उस स्कूल ने तस्वीरें जारी की हैं, उन लड़कियों की तस्वीरें दिखाई हैं जो दिसंबर से पहले बिना हिजाब के आती थीं। दिसंबर के बाद उन्होंने आना शुरू किया। उनका कहना है स्कूल का, वहाँ के नेताओं का, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के इस तरफ से क्रिएट की गई। देखिए, ये कोई उन्होंने कानूनी जुर्म तो नहीं करा था अगर हिजाब पहन लिया तो। बहुत से लोगों को हिदायत बाद में मिल जाती है, बाद में समझ में आता है। अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके, मजहबी रहनुमा के इन्फ्लुएंस में आके वो लोग पहनने लगे हों। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें हमारे यहाँ बुर्का भी नहीं पहनती, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास होता है कि ये हमारा मजहबी राइट भी है और जी। ज़रूरी है तो पहनने लगते हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए ज़रूरी है इस देश में। उनकी तो खैर मैं क्या बताऊं, उनका तो एजेंडा अलग ही है। उनको तो काम ही है कि किस तरह से मुस्लिम्स को टारगेट किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे? अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म कर रहे हैं तो ये हमें कबूल नहीं है। हाँ, बाकी तो सारे वही कोड हैं। 307 भी वही है, 302 भी वही है, किसी को 376 भी वही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन अगर मुस्लिम अपने हिबे करता है, अपना वक्फ करता है, अगर मुसलमान अपने बच्चों को कुरान पाक की रूह से, लड़की को और लड़के को इनहेरिटेंस का फॉलो आपको करता चिंता है। इस बात की है हसन साहब, या इस बात की है कि 2 शादी नहीं हो पाएंगी? नहीं, मेरी सुन लिए बात। आप लोग तो शादी पकड़ते हो और उसे हाईलाइट कर देते हो। मेरी पूरी बात सुनिए। अब उसमें जो इनहेरिटेंस लॉ है मुसलमानों का, वो आप ख़त्म करेंगे। धारा 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 अगर आपने ख़त्म कर दिया तो हमारे तो सारे माइनॉरिटी कैरेक्टर के इदारे ख़त्म हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जामिया हमदर्द हो, तमाम ये जौहर यूनिवर्सिटी हो। ऐसा कोई ड्राफ्ट तो अभी बना नहीं हसन साहब, आपको नहीं, कैसे बना पता नहीं। चल गया कि अगर ऐसा होगा? कॉमन सिविल कोड में ये खदशा है, ये कहाँ अभी ये आपको अंदेशा दिखा? है। अभी कहाँ दिखा हसन साहब? सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है, जैसे ही कॉमन सिविल कोड आता है आप डराना क्यों शुरू कर देते हैं, खासतौर से जो मुस्लिम नहीं तो आबादी, कि सरकार- देखो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। सरकार बताए फिर वो क्या करेगी, उसमें कौन सा कोड लाएगी? तो अभी तो कॉमन आपको, सिविल कोड में क्या क्या चीजें बताए तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, जब आपको अभी पता नहीं तो आप क्यों डरा देते हैं कि 2 शादी नहीं हो पाएंगी, 2 शादी नहीं कर पाएंगे अगर ये कानून आ गया? देखिए, मेरा मजहब इजाजत देता है शादियों की, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। अब आपके टीवी पे मैं बता देता हूँ, अगर बहुत बीमार उसकी वाइफ है तो उसको शादी करने की इजाज़त है। बहुत करप्ट उसकी वाइफ है तो उसको शादी करने की इजाज़त है। औलाद नहीं हो रही है तो इजाज़त है। अय्याशी की इजाज़त नहीं है, उस सर्कमस्टांसेस के अंदर इजाज़त है। क्या बुराई है अगर इसमें ऐसा होता है तो? औलाद से जिक्र आया है कि आपने अभी कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था जिसमें जब लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात हुई तो आपने कहा कि कम हो जानी चाहिए, ज़्यादा होती है तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, बच्चे पैदा करने में मुश्किल होती है। देखिए, मैंने आप कहा, तो डॉक्टर हैं, मैं आप डॉक्टर होकर अगर ये बात कहेंगे तो लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा? डॉक्टर ही ये बात कह सकता, आम आदमी नहीं कह सकता, क्योंकि उसे मालूम है। डॉक्टर साहब, गायनेकोलॉजिस्ट बताए तो समझ में आता है, आप बताए तो समझ में नहीं आता। गायनी हमने भी पढ़ी है MBBS में, ऐसा नहीं है। MBBS में सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। फर्टाइल एज कौन सी बेस्ट होती है हमें मालूम है। 18 से है। अगर मैं 18 को कह रहा हूँ, आप तो 16 तक चले गए थे। नहीं, मैंने कहा था कुछ देशों में है, इंग्लैंड में है 16 में, इंग्लैंड में 16 है नहीं है, आप बता दिए मुझे। लोग कह रहे हैं कि साहब मेरे बेशरम बोल, इंग्लैंड वाले तो सारे ही बेशरम हो गए। तो ये तो मीडिया किस तरह से किस चीज़ को पेश कर दे, माफ़ करना मैं आपके लिए नहीं कह रहा, कुछ चैनल हैं ऐसे। पर आप उस बयान पे अभी भी कायम हैं? नहीं, हमें एतराज़ नहीं है, तुम 21 कर दो, तुम 25 कर दो, तुम 30 कर दो, हमें क्या एतराज़ है? हमने तो अपनी बात रखी। हसन साहब, अभी हम जिस जगह खड़े हुए हैं वो आज़म खां का गढ़ कहलाता है और आज आज़म खां नहीं है। आज़म खां इस पूरे जगह की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते रहे जब तक वो बहुत सक्रिय देखने को मिले। अभी उनके बिना पहला चुनाव ये देखने को मिल रहा है। क्या अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं रामपुर में, मुरादाबाद में, आसपास में? देखिए, आज़म खान नेशनल लीडर हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है।
आजम खान के साथ जो कुछ हुआ वो मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया जानती है कि उनके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई हैं। तो आजम खान साहब के साथ एज ए लीडर भी है और उनके साथ जितनी हमदर्दियाँ हैं अब वो किसी से छुपी भी नहीं हैं। वो आज भी लीडर हैं यहाँ के और कल भी रहेंगे यहाँ के लीडर, और यहाँ के नहीं पूरे हिंदुस्तान के वो लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं। ये तो वक्ती बातें हैं। नहीं तो फिर मैं आपसे बार बार सवाल यही पूछूंगा, आपकी सरकार आ गई तो आजम खान के लिए क्या करेंगे फिर? देखिए कोर्ट के अंदर सब केस हैं और कोर्ट हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ से काम लेगी और इंसाफ का फैसला करेगी और उनको भी इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है, आजम खान भी अब बाइज्जत बरी होकर हमारे बीच में फिर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। इस बार मैं थोड़ा जोड़ूंगा आपको इस चीज़ में। इस बार जो समाजवादी पार्टी के इस फेज में उम्मीदवार खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी पे बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट्स दिए हैं। 25% उम्मीदवार ऐसे हैं इस सेकंड फेज में जिन पर आपराधिक मामले हैं। देखिए आपराधिक वो होता है जिसको जुर्म साबित हो जाए कोर्ट के अंदर। मैं पूछता हूं जो हमारी दूसरी पार्टी है बीजेपी, उसने 99 लोगों को टिकट दिए जिन पर आपराधिक केस चल रहे हैं। और जहां तक अपराध की बात ये लोग करते हैं तो बड़ी पुरानी एक मिसाल दी जाती है, छाछ बोले तो बोले छलनी बोली, जिसमें 972 छेद। किसको छलनी बता रहे हैं आप? इनके जो कैप्टन हैं चाहे दिल्ली के हों चाहे लखनऊ के हों, उनका इतिहास उठा के देख लिए कितने आपराधिक मुकदमे हैं, किसको उस वक्त क्या क्या कहा गया था, इंटरनेशनली क्या क्या हुआ था, मैं टीवी पे नहीं कहना चाहता। हसन साहब, मुख्तार अंसारी के साथ भी नाइंसाफी हुई है क्या? मैं कब कह दूंगा, वो तो कोर्ट में जो भी केस हो ये तो कोर्ट बताएगा इंसाफ हुआ या नाइंसाफी हुई। नहीं, जैसे आपने आजम खान के लिए बोला, क्या आपको लगता है उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है? यकीनी तौर पे एक आजम खान इतना बड़ा जो नेशनल लीडर है वो भैंसे नहीं चुराएगा, वो बकरी नहीं चुराएगा, वो किताबें चुरा के किसी मदरसे की नहीं लेके जाएगा। अगर 4.25 बीघा ज़मीन किसी की आ गई जवाहर यूनिवर्सिटी में, उसका इतना बड़ा बवाल बना दिया कि उनको भूमाफिया डिक्लेयर करा दिया गया। 20-22 लोग एक खाते में हैं, किसी की 1-2 की छूट गई, वो पकड़ ली, वो इन लोगों ने पकड़ लिया और उसी के खिलाफ केस हो गया। पर आपकी सरकार आई तो ये जो गड़बड़ियां हुई हैं सरकारी स्तर पे वो सब ठीक कर दी जाएंगी? कोई गड़बड़ी है ही नहीं जिसके जरिए उनको भूमाफिया बनाया गया। इन्होंने जो गड़बड़ियां करी हैं वो जाहिर सी बात है जो गलत किया होगा उसको सही करा जाएगा। मुख्तार अंसारी पे बस मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, उन्हें भी जबरदस्ती फंसा दिया गया? देखिए उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अदालत जो कहेगी मैं वो मानूंगा। अगर वो माफिया हैं, अगर वो लोगों को परेशान करते हैं और अदालत इस बात को कबूल करती है तो एसटी हसन भी मानता है इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।